नेक्स्ट सेगमेंट है जो चलेगा 13 से लेकर 18 तक, सेक्शन सी, इंटीजर टाइप। कौन से टाइप? इंटीजर टाइप। 0 से लेकर 9 तक मिलेगा, 0 से लेकर 9 तक मिलेगा। क्या 9 तक मिलेगा? 0 से लेकर 9 तक ऑप्शन डाल सकते हो, +4 -1, +4 -1, मतलब सही करने पे +4 मिलेंगे, गलत करने पे -1 मिलेंगे। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। चलो भाई, तो अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब बहुत बढ़िया सवाल। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान देना, फिर सवाल पढ़ेंगे। देखो तुम्हारे लिए प्रॉप भी लाया हूं। ओई ऐसे समझो कि तुम ऐसे स्केल लेना, तुम्हारे घर पे स्केल है, होगा ऐसे स्केल लेना और बस ऐसे उंगलियों पे रख लेना, ऐसे पकड़ना नहीं है, ऐसे उंगली पे रख लेना। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, सवाल वहीं से ही ऐसा करो, तुम्हें ना इन दोनों उंगलियों का अंदर धकेलने का प्रयास करो, ऐसे ऐसे यूं। तो तुम देखोगे, एक बात ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना? इन उंगलियों को धीरे धीरे अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास करो, दोनों। तो पहले एक उंगली चलेगी, चली, फिर दूसरी रुक के दूसरी चलने लगेगी। देखो, फिर ये चलने लग गई, देखो, फिर देखो ये चलने लग गई। ऐसा अपने आप होता है, करके देखना क्या होगा। जब तुम ऐसे स्केल लेकर करके देखना, मजा आएगा। स्केल लेकर जब ऐसे उंगलियों को अंदर की तरफ धकेलोगे ना, तो कभी उंगली चलेगी, फिर ये रुक जाएगी, फिर ये चलने लगेगी, फिर ये रुक जाएगी, मतलब स्केल उन पे फिसलेगा। हाँ, जब जो उंगली रुकी हुई दोनों एक साथ नहीं आती, एक चलती एक रुकती, एक चलती एक रुकती, अपने आप होगा। उसी पे सवाल है, पहली बात इसी फंडे पर। जब जो उंगली चलेगी उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, हाँ, और जो रुकी होगी उस पर स्टैटिक आएगा। इसी खूबसूरती को उन्होंने सवाल में बना दिया। कुछ भी कहो, जे वाले सवाल पेपर अच्छा बनाते हैं भाई, तो प्रैक्टिकल लाइफ से निकाल के लाए। देखो सवाल, अब उस सवाल को यहीं से समझते हैं जो मैंने बोला। फिर बताओ क्या एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे सोच लो। हाँ सर, तो सुनो, अब देखें ध्यान से, इधर देखो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ते हैं। Put a uniform meter scale horizontally on your extended index finger with the left one at 0,0 सेंटीमीटर और दूसरा रख दो 90 सेंटीमीटर पर। कहां पर रख दो? मान लो 1 मीटर का स्केल है, बड़ा, ठीक, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का स्केल है ना, मीटर स्केल बोला उन्होंने, तो इतना बड़ा स्केल होगा 1 मीटर का लगभग, ठीक। उस पर ऐसे उंगली रख दो। मैं छोटे से वाले से करके बताया, 30 सेंटीमीटर वाला आई, चलो खैर कोई बात। तो उस पर 90 सेंटीमीटर पर उंगली रख दो, ठीक, और दूसरी उंगली कहां रख लो? 0, दोनों को एंड पे नहीं, ठीक भाई। When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips। ये जो मैं आपको बता रहा था, उसने बोला पहले लेफ्ट फिंगर स्लिप करती है रिस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट। उसने बोला पहले लेफ्ट वाली फिंगर चलती है। कौन सी वाली? लेफ्ट वाली। और लेफ्ट वाली के बाद कौन सी चलती है? थोड़ी देर वो चलती है लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली, तब राइट वाली रुकी होती है। आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट टू वन स्टार्ट स्लिपिंग, तब राइट चलने लगती है। Then the finger stops at a distance XR from the center। तो पहले लेफ्ट वाली चली, वो रुक गई, फिर राइट वाली चली, फिर वो भी रुक गई। जिस जगह वो रुकी ना, वो XR पूछा हुआ है आपको, बेसिकली सवाल समझा रहा हूं। और उंगली और स्केल के बीच का फ्रिक्शन 0.40 और 0.32 काइनेटिक और स्टैटिक है। अच्छा, जो रुकी उंगली होगी वहां पे स्टैटिक आएगा, और जो चलने लगी होगी वो काइनेटिक आएगा। ओके, तो पहले लेफ्ट वाली चली, फिर राइट वाली चली, तो सवाल जोरदार। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं। और क्या, देखो भाई ध्यान से, पहले आप एक बात समझो कि जब ये 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पे थे, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं पहले, कि अगर आप बहुत ध्यान समझो, मान लो कि इसका सेंटर है, ठीक, इस सेंटर पे ऐसे mg है मान लो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि n1 + n2 = mg, जो वेट ऑफ स्केल है। और टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखें तो n1 × 50 = n2 × 40। यस और नो? पहले बताओ, अरे यस और नो? यस। अगर तुम इससे ध्यान से देखो तो 5, ये बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन है, अभी कोई उंगली नहीं चली है। 5n1 = 4n2। तुम्हें नहीं लगता कि n1 is less than n2? लॉजिकल है, n1 is less than n2। हाँ, अगर n1 n2 से छोटा है
तो फ्रिक्शन कहां ज्यादा लग सकता है? N2 पर। मतलब अगर मैं ऐसे धकेलूंगा तो पहले कौन चल जाएगा? लेफ्ट वाली उंगली। इसलिए तो लेफ्ट वाली चली, इसलिए तो लेफ्ट वाली चली। ओके, मैं ऐसे धकेलूंगा तो कौन पहले फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा? भाई N1 तो छोटा है N2 से, तो N1 वाली जगह जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होता है μs n। μs इज द कोफिशिएंट फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड n इज द नॉर्मल रिएक्शन। अरे हाँ, अच्छा तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इक्वेशन कहां से? टॉर्क से आई। टॉर्क किसके अबाउट इक्वेट करा? सेंटर के अबाउट। तो इसका टॉर्क, इस सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो mg का टॉर्क 0, क्योंकि आपका स्केल इक्विलिब्रियम में है। तो एक तो ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, एक टॉर्क की इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। सेंटर के अबाउट लिखेंगे तो mg का टॉर्क हमेशा गायब हो जाएगा, बचेगा n1 और n2 का। तो n1 इंटू 50, n2 इंटू 40। और फील आ गई कि लेफ्ट वाली क्यों चली। इसकी जरूरत नहीं थी, पर मैंने फील के लिए बताया। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अब क्या करें? अब सुनो, अब देखो, अब कौन चली? लेफ्ट वाली। ठीक भाई, कितनी दूर चली पता नहीं, मान लेते हैं ऐसे चली है। ओके, अच्छा चली 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 भाई, ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया। N2 बराबर ये 5 5, ये तो यहां पे, ये तो मैंने यहां पे लिख ही लिया ना पीछे, ये रहा, ये N1 N2 इनिशियल वाला है। ठीक है, चलो भाई, अब N2 ग्रेटर देन N1, सो F2 ग्रेटर देन F1। इनिशियल सिचुएशन जो मैं भी समझा रहा था वही वाली बात। बाय बैलेंसिंग टू वी कंक्लूड दैट। ठीक है भाई, अब चलाते हैं इसको। मान लो कि ये X1 चल गया, कहां से? X1 सेंटर से, और X1 चलकर एक जगह ऐसे आई जब वो ऐसे चला और फिर रुक गया, और इसके चलने से पहले ये रुका। जब ये रुका तो सिचुएशन ये थी। जब ये जस्ट रुका, इसका मतलब जस्ट रुकते ही ये चलने लगेगी, ये चलने लगेगी, मतलब इस समय इस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, और काइनेटिक तो है इधर, तो इधर लगेगा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और इधर क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, जब x1 वो जगह जब जस्ट कौन रुक गया? N3, और कौन चलना चालू करेगा? N4। मतलब लेफ्ट हैंड वाली अपनी उंगली जस्ट रुक जाएगी और राइट हैंड वाली जस्ट चलने लगेगी। जस्ट चलने लगेगी तो यहां अपना क्या होगा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहां पर तो काइनेटिक लग ही रहा था। ओके, ठीक। अब फिर से वही कहानी देखो, क्या कहानी कि N3 प्लस N4 इक्वल टू mg। हालांकि अपन ध्यान समझें, इस सेंटर के अबाउट अगर अपन ले लें तो अपने को एक बात समझ में आएगी, एक बात लॉजिकली समझते हैं। इसमें N1 प्लस N4 बराबर mg की जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, mg से कोई लेना देना नहीं रहेगा अपने को। अपन एक बात समझो कि अगर आपका स्केल, जब आप ऐसे चल रहे हो तो कौन चल रहा है? स्केल की उंगली, स्केल की उंगली, उंगली, स्केल वही है। तो स्केल पर नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, F नेट इन हॉरिजॉन्टल, स्केल नहीं चल रहा है, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज Fk इक्वल टू Fs। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इस उंगली पर, अगर इस उंगली को इधर चलाया तो इसमें फ्रिक्शन लगा पीछे, तो इसने स्केल पे लगाया आगे, ये स्केल पे लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन है Fk। बोलो क्लियर? और इधर लगा स्टैटिक किसका? उंगली द्वारा किस पे? स्केल पे। और ये दोनों फ्रिक्शन बराबर होने चाहिए। ओके, तो दो इक्वेशन लिखेंगे, एक तो लिखेंगे फ्रिक्शन की और दूसरी लिखेंगे टॉर्क बैलेंस की। फिर से सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखो अगर, तो क्या लिखोगे? mg का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0, n3 का n3x1, n4 का n440। क्या n440 इक्वल टू n3x1? ओके, टॉर्क बैलेंस लिखो। देखो F नेट इक्वल टू 0, पहले अपन देखें, एज रॉड डज नॉट मूव ओनली लेफ्ट फिंगर स्लिप्स। अच्छा, मैंने लिखा Fk इक्वल टू Fs। एक टॉर्क की इक्वेशन अभी लिख लेता हूं, पहले मैं यहां पे लिख लो, देखो n3x1 इक्वल टू n440। अच्छा, ये क्या लिखा? Fk, यहां पर लगा काइनेटिक, तो लिखेंगे म्यू के n3, ये रहा म्यू के n3 इक्वल टू म्यू s n4, ये रहा। क्या म्यू के लिए 0.32, n3 इक्वल टू दिस। अब ध्यान देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो n3 n4 n4 कट जाएगा, x1 आ जाएगा।
देखो इस इक्वेशन को नीचे जो दिख रही है ये वाली और इस वाली इक्वेशन को अगर आप लोग इन वाली इक्वेशंस को अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो n3 n3 n4 n4 कट जाएगा। हाँ सर, तो अगले स्टेप में उसने वही करा हुआ है। देखो भाई ये रहा अपना x1 n3 जो मैंने लिखा टाउ नेट इक्वल टू 0, दोनों को डिवाइड कर दो तो 0.32 बाई x1, 0.40 बाई 40, 0.40 ने इसको मार दिया, ऊपर अपनी x1 की वैल्यू आ गई 32। लो भाई ये 0.4 ने 4 को मार दिया तो x1 के लिए कितनी आ गई, इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। मतलब लेफ्ट वाली उंगली जो 0 से चली थी वो सेंटर से 32 सेंटीमीटर की दूरी पे रुक जाएगी। 18 सेंटीमीटर चल गई होगी, पहले 50 पे थी ना, इधर सेंटर से 18 चली, अब रुक गई। अब कौन सी चलेगी, ये तो रुक गई, अब कौन सी चलेगी, अब चलेगी राइट वाली। तो इधर वाली उंगली लेफ्ट पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बजाय स्टैटिक, और राइट वाली में आ जाएगा काइनेटिक, स्टैटिक की जगह काइनेटिक। अब फिर से आगे चलते हैं, ये x1 तो 32 आ गया, बोलो क्लियर, अब समझे। अब ये चली कौन, ये इस 40 का रोल खत्म हो गया। चलो फिर से कहानी रिपीट करी जाएगी तब आंसर आएगा। लो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई क्या करा, x1 40 सेंटीमीटर, लो भाई लो भाई लो भाई, इधर देखते हैं, आओ चली 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 उंगली चली। अब जब ये उंगली चल रही है तो लेफ्ट पे रहेगा स्टैटिक और इस पे राइट पे रहेगा काइनेटिक। ये x1 की दूरी 32 आप निकाल चुके हो, नए नॉर्मल रिएक्शन n5 और n6, फिर से वही दोनों इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस यानी कि F के बराबर Fs, पर अब Fs लेफ्ट है, Fs लेफ्ट है और F के राइट है, और टॉर्क बैलेंस सेंटर के अबाउट, दोनों इक्वेशन वापस से। तो फिर से लिखेंगे n5 इंटू 32 बराबर n6 इंटू XR, और Fk इक्वल टू Fs, और Fk अब लेफ्ट हैंड साइड में है तो लिखा, राइट हैंड साइड में है तो Fk लिखा जाएगा म्यू के n6 इक्वल टू म्यू एस n5। देखो इक्वेशन, टाउ नेट इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू XR n6, यस और नो, ये क्या करा बोलो क्लियर है, x1 n5 इक्वल टू XR n6, XR n6 is basically टॉर्क बैलेंस, और ये क्या हुआ, हाँ सही तो है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ ठीक है। ये अपनी टॉर्क की इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन अपनी किसकी हुई, तीसरी इक्वेशन। जो अपनी तीसरी इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, देखो ध्यान से, यहां पे लिखी जाएगी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं तीसरी, देखो वो लिखी जाएगी Fs यानी कि 0.4 n5 इक्वल टू 0.32 n6, ये तीसरी इक्वेशन है। इस तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, डिवाइड करते ही क्या गया, 0.4 बाई x1 और 0.32 बाई XR, x1 की वैल्यू कितनी है 32, तो 0.40 बाई 32 इक्वल टू 0.32 बाई XR इक्वल टू XR इक्वल टू 25.60 सेंटीमीटर, 25.60 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो, अरे समझ आया कि नहीं आया, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पानी पी लेते हैं, बहुत देर हो गई, आइए आओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब, क्वेश्चन नंबर 14, आओ। When water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape. Actually होता है, कभी तुमने देखा हो तो ग्लास में पानी भरो तो जब पूरा भर देते ना, बिल्कुल पूरा, उससे और धीरे 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 ध्यान दो, तो ट्राई करूं क्या, ट्राई करता हूं, चलो पानी गिर नहीं जाए, ट्राई कर लेता हूं। हालांकि ध्यान से करोगे घर पे तो तुम्हें दिखाई देगा, यहां पे हो सकता है कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे, ट्राई करते हैं। जब पानी पूरा भर लेते हो ना, बहुत थोड़ा सा, जो बिल्कुल टॉप होता है, एकदम टॉप, बिल्कुल एकदम टॉप, उससे भी पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ये देखो आ गया, देखो ध्यान दो, देखो थोड़ा सा ऊपर है, देखो बहुत हल्का सा,
वो थोड़ा सा इस ग्लास के हल्का सा ऊपर क्यों आ जाता, हल्का सा ऊपर, ये हिल रहा है थोड़ा मेरे हाथ पे इसलिए इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हल्का सा ऊपर आ जाता है, वो क्यों हो पाता है? सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, वो हल्की सी हाइट एज होती है, अपन बड़ा करके दिखाएंगे, मतलब एक्सेजरेट करके दिखाएंगे थोड़ा सा, और हल्का सा ऊपर होता है, बहुत थोड़ा सा ऊपर, उस पर उसने चर्चा करी है। और उसने बोला द शेप ऑफ द वाटर अबाउट द रिम एज अ डिस्क थिकनेस, उसने बोला उसको एक डिस्क की तरह मान लो जिसकी थिकनेस h है, जिसकी सेमी सर्कुलर एजेस है, ठीक है। एज शोन सिस्टमेटिकली इन द फिगर, व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क एक्सीड्स, व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क, ये डिस्क बॉटम ऑफ द ग्लास नहीं, बॉटम ऑफ द डिस्क, जो डिस्क बनी ना ऊपर हल्की सी, उसके बॉटम पे जब प्रेशर एक्सीड कर जाता है सरफेस टेंशन के द्वारा लगाए गए फोर्स से, तो वो पानी बिखरने, स्पिल्स आउट, बिखरने लग जाता है। लॉजिकल है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर का ग्लास पानी भरते रहे 15 सेंटीमीटर तक भर गया। ये ऐसा समझो, ऐसा होगा कि 10 सेंटीमीटर का अगर ग्लास है तो पानी ऊपर भराई में आएगा 0.001 mm टाइप्स, बहुत हल्का सा, या 0.1 mm टाइप्स, क्या ठीक। तो उसने ब्रेक्स नियर द रिम एंड द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम देयर, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इट्स सरफेस टेंशन एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्होंने दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ h, वो h उसने पूछा है, h उसने पूछा है, जो डिस्क बनी पतली सी। बोलो क्लियर? चलो भाई देखते हैं। ये देखो इसने ऐसे पानी भर के बताया एनिमेशन से, और ये थोड़ा सा ऊपर। बोलो क्लियर? तो ये हाइट अपनी क्या हो गई? h। ये जो इसकी सेमी सर्कुलर, ये ऐसे, ये सेमी सर्कुलर मानी गई है ऐसे, ठीक है, ये बढ़िया सेमी सर्कुलर है, ठीक, ऐसे इस तरीके से। क्लियर? ये ऐसे डिस्क टाइप बन गई, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, तो लेट्स रेडियस ऑफ डिस्क इक्वल टू r, ये अपन ने रेडियस इसका क्या मान लिया? r, ठीक। पहले तो क्या फंडा समझे आप, करेंगे क्या मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली जो इस जगह पे प्रेशर होगा ना, इस जगह पे, उस जगह के प्रेशर को जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा, वो जो ये कंटेनर का ऐसे रिम है ना, इस पे इस जगह ऐसे लग रहा होगा, ये सेमी सर्कल माना गया है क्योंकि टी, ठीक। ये T इंटू, तो अब आप एक बात समझो कि जो ये लेयर है यूं, ये ऐसे T लग रहा होगा बाहर, किस पर? रिम पर। और ऐसे ही ये जो, अगर आप बिना रिम के इस डिस्क को देखो तो ऐसे है वो, ठीक। तो इस डिस्क पर ऐसे ऐसे टी लग रहा होगा यूं, और T सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन T इंटू 2πr, T इंटू 2πr। ये अंदर की तरफ जो सरफेस टेंशन रोकने का प्रयास कर रहा है, किसको? इस लेयर ऑफ वाटर को, वो है। और इसे बाहर की तरफ कौन धकेल रहा है? ये जो यहां पर प्रेशर है, ये प्रेशर इंटू ये एरिया, याद है प्रेशर, एवरेज प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। एवरेज प्रेशर, अगर h हाइट है तो एवरेज प्रेशर क्या होगा? ρg h/2। तुम्हें एक सवाल शायद तुमने करा हुआ हो कि ऐसे एक बताता हूं कहां पे, तुम्हें ऐसा सवाल तुमने पढ़ा हुआ होगा, अगर एडवांस की तैयारी करी है थोड़ी बहुत भी, तो क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं कि भाई ऐसे अगर पानी भरा हुआ है तो बताओ इस दीवार पे कितना फोर्स है, तो पहले इंटीग्रेट करके बताते हैं, फिर बताते हैं, उसे लिख सकते हैं ρg h/2 इंटू ρg h/2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है समझो, ये हाइट है h, अगर इसको पूरा गोल घुमाए तो h इंटू 2πr। तो सोचो ρg h/2 इज द एवरेज प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इज h इंटू 2πr। ये प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और इसे रोक कौन रहा है? सरफेस टेंशन, दैट इज T इंटू 2πr। करना ये है। अब देखो ध्यान से, PATM इंटू ए, वो P एवरेज में PATM तो कट जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का बाहर से अंदर होगा वही अंदर से बाहर भी होगा, अपने को तो एक्स्ट्रा से मतलब है, ठीक भाई। तो S इंटू 2πr इज द अंदर की तरफ फोर्स। यस, बोलो क्लियर? तो ध्यान से, P एवरेज में PATM आ चुका है, जिसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे, PATM इंटू ए कट जाएगा। अपने को तो भैया जो प्रेशर ρg h/2 से आ रहा है उससे मतलब है। ए इज द प्रोजेक्टेड एरिया, ये है h इंटू 2πr आएगा ये। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, तो लिखा गया S इंटू 2πr इक्वल टू P एवरेज, यानी कि P एवरेज की वैल्यू कितनी? ρg h/2। ध्यान समझना, S इंटू 2πr
आर इक्वल टू पी एवरेज इंटू एच इंटू 2 पाई आर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, एच इंटू 2 पाई आर इज वॉट? प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसके लिए क्या आई? रो जी एच बाई 2 इंटू एच। देखो रो जी एच बाई 2 रखो, यहां पे 2 पाई आर ने 2 पाई आर को मार दिया, एस की वैल्यू आ गई है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। ओ हो, तो एस की वैल्यू आ गई रो जी एच स्क्वायर बाई 2। पूछा क्या है? एच, तो कितना आया? √2s रो जी। हाँ सही है एकदम, तो एच की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व कर लिया अगले स्लाइड में। लो भाई देखो, सॉल्व करा। एस की वैल्यू कितनी रखी पीछे? 2 इंटू 0.07 10⁻³ इंटू 10। बोलो क्लियर है एकदम? ये रो की वैल्यू 10⁻³, ये 10 10⁻4 हो गया। 2 इंटू 0.07, अगर अपन ध्यान से देखें तो 2 इंटू 7 √14। कितना? √14। और ये अपन एक काम करते हैं ना, इसको अपन, ये हो गया 10 इसको अगर नीचे ले आएंगे तो 10⁻2 आ जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻3 बाहर आ गया। √14 16 से थोड़ा कम, 9 से ज्यादा, यानी कि 3 और 4 में 4 की तरफ ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.74।